नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में यात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजजात यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा मार्ग की मरम्मत, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, रैन बसेरा, मोबाइल नेटवर्क और साफ सफाई के इंतजाम विशेष तौर पर किए जाएं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम सभाओं और स्वयंसेवी संगठनों को यात्रा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने आईटी विभाग को यात्रा से जुड़े अपडेट और सूचनाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण, पुलिस और आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों के हित में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए देहरादून स्थित सूचना निदेशालय में विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर का आयोजन किया। यह शिविर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पत्रकारों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और परामर्श भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। उनकी जिम्मेदारियों की तरह ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसे स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि पत्रकार समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवा सकें और अपने दायित्वों का निर्वहन स्वस्थ और ऊर्जावान होकर कर सकें। इस प्रयास में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग की संयुक्त भागीदारी रही, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि पत्रकारों को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, आंखों की जांच, दंत परीक्षण और सामान्य चिकित्सा परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध रही और सरकार की इस पहल से पत्रकार समुदाय में उत्साह भी देखने को मिला और उन्होंने इस सकारात्मक पहल और संवेदनशील कदम को बेहतर बताया। शिविर में सैकड़ों पत्रकार और उनके परिजन भी शामिल हुए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के सौजन्य से आज ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक 360 डिग्री हेल्थ कैंप है, क्योंकि इसमें जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं और सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे ऑर्थो है, न्यूरो है, कार्डियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है और सभी फील्ड्स के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। लगभग 20 हमारे डॉक्टर्स दून मेडिकल कॉलेज से और बाकी मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे उपस्थित हैं। फार्मासिस्ट भी उपस्थित हैं जो यहाँ पे दवाइयों का डिस्पेंसिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य की जांच हो और अगर कोई परेशानी आती है तो उसका भी जो सरकारी नीति है उसके तहत निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हो। और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम लोगों ने आज ये कैंप आयोजित किया और आपने देखा सचिव स्वास्थ्य स्वयं आए हुए हैं, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और स्वास्थ्य विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया और सभी के जो उत्तम स्वास्थ्य उसकी कामना करता हूँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्री में फायर विभाग की टीम ने सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण कर और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया है। निरीक्षण के दौरान उपकरण तो सही हालात में पाए गए, लेकिन उन्हें चलाने वाले स्टाफ में कौशल की कमी दिखी गई। मौके पर ही फायर विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों को आग बुझाने के तरीकों की ट्रेनिंग दी। फायर अधिकारी सुनील सिंह रावत ने बताया कि गर्मी के मौसम में आग की घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना है, वो बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। इसलिए विभाग द्वारा शहर के अस्पतालों और औद्योगिक इकाइयों में नियमित फायर ऑडिट किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्री का निरीक्षण किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि फायर उपकरणों की स्थिति ठीक थी, पर कर्मचारियों को उन्हें सही तरीके से चलाना नहीं आता था। फायर विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि इंडस्ट्री द्वारा प्रशिक्षित कर्मियों को बदला गया तो उसकी जिम्मेदारी इंडस्ट्री प्रबंधन की होगी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान कर्मचारी को फायर एक्सटिंग्विशर
और हाइड्रेट और अन्य सुरक्षा उपायों के बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया गया। फायर विभाग ने आगाह किया कि हर संस्थान को अपने स्टाफ को नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि आपात स्थिति में जान माल की रक्षा की जा सके। तो अगली खबर रामनगर से है, जहां बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर राज्य विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह मेहरा ने सोमवार को एसडीएम प्रमोद कुमार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य रामनगर में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और इसके कारण हो रही आमजन की परेशानियों पर मंथन करना था। बैठक में एआरटीओ रामनगर और पुलिस क्षेत्राधिकारी की गैर हाजिरी पर महेश्वर सिंह मेहरा ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की बैठक की सूचना पहले ही दे दी गई थी, इसके बावजूद उनकी अनुपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। रामनगर में ट्रैफिक जाम की समस्या अब एक आम चुनौती बन चुकी है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है। उपाध्यक्ष मेहरा ने कहा कि पर्यटन नगरी की गरिमा बनाए रखने के लिए यातायात को सुचारू बनाना अत्यंत और बेहद आवश्यक है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने यातायात व्यवस्था को जल्द सुधारने का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रभावी योजनाओं को बनाकर उसको अमल में लाया जाए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती की जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए। मेरा आए दिन जो रामनगर में चल रहे जाम के संबंध में मेरी वार्ता थी। मैंने पूर्व में ही अपने आरटीओ रामनगर, उप जिलाधिकारी रामनगर और कोतवाल रामनगर को पहले सूचना दी थी। विधिवत ढंग से ये लोग कोतवाल और आरटीओ साहब नहीं पहुंच पाए, इसमें भी मुझे दुख है, क्योंकि वो कहते हैं आज हम कैंची धाम की बैठक में बैठे हुए हैं। परंतु जो महोदय ने मुझे साफ साफ उप जिलाधिकारी महोदय ने मुझे साफ साफ बताया कि इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी हमारे श्रद्धालुओं के लिए हल्द्वानी से बसें लगाई गई हैं, ताकि जो हमारे नीचे जो ट्रैक्टर से आते हैं जो श्रद्धालु, उनके ट्रैक्टर वहीं खड़े कर दिए जाएंगे और हल्द्वानी से बस द्वारा हमारे श्रद्धालुओं को गर्जिया मंदिर में भेजा जाएगा और उसके बाद पूरा उनको दर्शन करने के बाद सुरक्षित भाव से उनको हल्द्वानी छोड़ा जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास स्पष्ट किया उन्होंने कि भविष्य में रामनगर में कोई भी ऐसे जाम जैसी अव्यवस्था से दूरी बनाई जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जनपद में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने लंबित भुगतानों को लेकर सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय में एकत्र होकर धरना दिया और विभाग की उदासीनता के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विक्रेताओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनके पुराने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद विभाग ने अब तक किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया। विक्रेताओं के इस आंदोलन का सीधा असर जिले की 967 राशन की दुकानों पर पड़ा है, जिससे करीब 1,48,521 राशन कार्ड धारकों को इस पूरे मामले ने प्रभावित किया है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं के संघ के जिला अध्यक्ष संजय शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विभाग ने जबरदस्ती किसी भी विक्रेताओं पर कार्रवाई की तो जिले भर के सभी डीलर एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विभाग की होगी। विक्रेताओं ने साफ किया कि जब तक उनके लंबित भुगतान नहीं किए जाते तब तक राशन वितरण नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के चलते जन वितरण प्रणाली पूरी तरीके से ठप हो गई है, जिससे गरीब और जरूरतमंदों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जुलाई से शुरू होगी। 580 कंपनियों की सुरक्षा बलों की तैनाती, ड्रोन हेलीकॉप्टर पर पूरी तरह पाबंदी लागू, कड़ी निगरानी में अमरनाथ की यात्रा होगी। आपको बता दें कि
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। नो फ्लाइंग जोन में दोनों प्रमुख मार्ग पहलगाम और बालटाल शामिल किए गए हैं ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होकर 40 दिनों तक चलेगी। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर इस पवित्र यात्रा मार्ग पर केंद्रीय सशस्त्र बल यानी CAPF की 580 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य एजेंसियों के जवान भी लगातार निगरानी रखेंगे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ड्रोन या अन्य उड़ने वाले जो उपकरणों के जरिए यात्रा मार्ग में खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए पूरे मार्ग पर नो ड्रोन जोन की सख्त वो पालन कराया जाएगा। साथ ही CCTV, ड्रोन सर्विलांस और रियल टाइम मॉनिटरिंग से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। तो वहीं ऋषिकेश के IDPL चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को 256 ग्राम नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की पहचान अभिषेक निवासी वाल्मीकि बस्ती, रेलवे रोड, ऋषिकेश के रूप में हुई है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि IDPL चौकी प्रभारी विनय शर्मा और उनकी टीम ने गोल चक्कर के पास में गेस्ट हाउस के बाहर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान एक युवक संदिग्ध रूप से घबराया और फिर पुलिस को देखकर भागने लग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसको धर दबोचा। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाल ने बताया कि नशे की तस्करी और उसके प्रसार को रोकने के लिए पुलिस अभियान जारी रहेगा और कोई भी संदिग्ध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसपास के लोगों से पुलिस ने सहयोग की अपील की है ताकि नशे के खिलाफ अभियान जो चलाया जा रहा है वो और भी प्रभावी हो सके। स्थानीय प्रशासन नशे के मामले में सख्ती बरत रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां जनपद के विकास नगर क्षेत्र में भारी वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर देहरादून की RTO प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स गठित की है जो ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि इस क्षेत्र में बाइक सवारों की दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते बाइक चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ओवरलोडिंग के कारण न केवल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं बल्कि सड़क सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। प्रवर्तन टीम ने यह बताया कि कार्रवाई के दौरान कई ऐसे वाहनों को भी पकड़ा गया है जिनका आकार नियमों के विरुद्ध बताया गया, यानी कि नियमों के विरुद्ध वाहन का आकार बढ़ा दिया गया और यह अवैध संशोधन वाहन की स्थिरता और नियंत्रण को प्रभावित करता है, जिससे दुर्घटना की संभावना और भी बढ़ जाती है। डॉक्टर अनीता चमोला ने नागरिकों से अपील की कि वो सड़कें सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी ओवरलोडिंग या अवैध वाहनों को देखकर संबंधित अधिकारी को सूचित करें। विकास नगर क्षेत्र में इस अभियान के तहत एडवाइजरी भी जारी की गई है। अभी कुछ दिनों में विकास नगर क्षेत्र में कुछ सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें कि बाइक सवार के साथ डंपर्स आदि से टक्कर की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी और इसकी के अतिरिक्त कुछ ओवरलोडिंग की शिकायतें भी वहां से लगातार प्राप्त हो रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम्स जो हमारी वहां पे सचल दल हैं और वहां पे हमारा जो प्रवर्तन दल है, उनको पुलिस के साथ नाइट में ज्वाइंट चेकिंग करने के हमने निर्देश दिए हैं और 2 दिनों से ये अभियान चलाया भी जा रहा है और उसमें चालान भी किए जा रहे हैं, वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। ओवरलोडिंग के साथ साथ कुछ ऐसे वाहन भी जिन्होंने अपनी बॉडी बढ़ा ली है जो कि नियम के विरुद्ध है, तो उनके भी कार्रवाई जो है वो संबंधित दलों द्वारा की जा रही है। अभी कुछ दिनों में विकास नगर क्षेत्र में कुछ सड़क दुर्घटनाएं भी। तो वहीं उत्तराखंड वन विभाग के लिए इस साल राहत भरी खबर है।
प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 2025 में अब तक राज्य में केवल 216 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनसे कुल 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुए और ये पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। 2024 में 1276 घटनाओं के चलते 1771.67 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी। वन विभाग के अनुसार पिछले 14 वर्षों में सबसे कम घटनाएं 2020 में दर्ज हुई थी, जब सिर्फ 135 आग की घटनाएं हुई और 172 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2018 सबसे खराब साल रहा, जब 2150 घटनाओं में 4480 हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ। प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि इस बार आग से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां की गई। फॉरेस्ट फायर सीजन से पहले राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया गया। कम्युनिटी सेंटरों को भी आग नियंत्रण और प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार किया गया। इसके अलावा तकनीक को बेहतर उपयोग, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग और GIS आधारित अलर्ट सिस्टम ने नियंत्रण में मदद की। वन विभाग की सफलता से आने वाले कुछ सालों में प्रभावी प्रबंधन की उम्मीद भी अब की जा रही है। इस बार वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक गतिमान रहा और इसमें जो है टोटल 216 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्रफल 234 हेक्टेयर है। इसमें गढ़वाल जोन की हम बात करें तो गढ़वाल जोन में 120 घटनाएं हुई हैं और कुमाऊं मंडल में 76 घटनाएं हुई हैं। 20 घटनाएं जो हैं वन्य जीव का जो हमारा एक क्षेत्र है उनमें एरियाज़ में हुई हैं। तो पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल इसी अवधि में 1238 घटनाएं हुई थी और प्रभावित क्षेत्रफल 1705 हेक्टेयर था। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो लगभग जो है इस बार की घटनाएं 1/6 हुई हैं और इसका मुख्य कारण रहा है कि वनाग्नि प्रबंधन जो है कुशलतापूर्वक संपादित किया गया इस बार और वनाग्नि सत्र शुरू होने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी वृहद स्तर पे की गई। चाहे उसमें एक हमने कम्युनिटी सेंट्रिक जो है मॉक एक्सरसाइज भी कराई 13 फरवरी को, जिसमें कि NDMA के सहयोग से और 16 साइट्स पर 6 जिलों में, संवेदनशील जिलों में ये मॉक अभी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के पास चेकिंग अभियान के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने 3 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के पास से 7 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है, जिससे अब तस्करी के उद्देश्य से वो ले जा रही थी। आबकारी विभागों ने तीनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और बरामद शराब को कब्जे में ले लिया गया है। चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रही आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में जंगलात बैरियर पर चल रही नियमित जांच के दौरान देहरादून की ओर से आ रही 3 संदिग्ध महिलाओं को रोका गया। तलाशी लेने पर महिलाओं के बैग से शराब की बोतलें बरामद हुई। पूछताछ में महिलाएं शराब के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई। विभाग की टीम ने मौके पर ही तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान राखी, कृष्णा और सिम्मी निवासी जाटो बस्ती ऋषिकेश के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वो लंबे समय से अपने घर से अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा कर रही थी। आबकारी विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि अवैध शराब कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले के कोतवाली लैंसडाउन क्षेत्र अंतर्गत गुमखाल फतेहपुर रोड पर आज दिनांक 16/2025 को एक भीषण सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद चौकी प्रभारी गुमखाल उप निरीक्षक संजय रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना मोरांस होटल के पास हुई, जहां सीयूज लवी वाटसन पुत्र सुशील वाटसन निवासी हनुमान मंदिर रोड केवट मोहल्ला अपर बाजार श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल, जिनकी बाइक का नंबर UK 12G8314 है। आपको बता दें कि वो ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने तत्काल शव को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से कोटद्वार मोर्चुरी भेजवा दिया और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई। मृतक की उम्र लगभग 48 साल बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और ट्रक चालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यह हादसा क्षेत्र में शोक का माहौल बना दिया।
तो उत्तराखंड में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मौसम के बदले मिजाज से बड़ी राहत मिली है। प्री मानसून की बारिश और तेज हवाओं ने तापमान में गिरावट लाकर मौसम को सुहाना बना दिया है। देहरादून सहित कई जिलों में सोमवार रात से ही मौसम में परिवर्तन देखा गया, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश भर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव 22 जून तक बना रह सकता है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे कच्चे निर्माण और बिजली लाइन जैसी संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में मंगलवार को हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो विज्ञान ने भले ही आज चांद और मंगल तक पहुंच बना ली हो, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी मानव बेबस और बौना नजर आता है। मौसम को लेकर हम जितने भी प्रेडिक्शन कर ले, यानी अनुमान लगा ले, एक पल में बदलती प्राकृतिक दशा हमें यह याद दिला देती है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। कई बार किसी अनजान सहयात्री से बातचीत की शुरुआत हम मौसम के जिक्र से करते हैं। क्या शानदार मौसम है, कितनी गर्मी है, या इस बार बारिश कितनी अच्छी होगी या होगी भी या नहीं। यह सवाल हमारे जीवन के सबसे सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी पहले से दे देता है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी लोग आसमान की दिशा, बादलों की चाल और हवाओं की गति देखकर अनुमान लगाते हैं। हालांकि अब यह अनुमान विज्ञान दोनों ही प्रकृति की वास्तविक ताकत के सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि देश भर में पिछले कुछ दिनों में प्रकृति के कहर से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, खासकर आकाशीय बिजली से। तो आज हम इसके प्रभाव, होने वाले नुकसान और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो हर पहलू को जानने के लिए आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी। तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में एक शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव, आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास न जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। वज्रपात। तो देवभूमि उत्तराखंड में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।